ऑन प्रूफ। ऑन प्रूफ, सबूत के विषय में। है ना, सबूत के विषय में। जैसे आप लोग कभी कभी बात करते हो हर एक अवसर पे, है ना। जैसे मान लो अभी आप किसान हो, तो अभी बात चलेगी जिस फसल के आने वाली होगी या जो फसल बोने वाली होगी, उसी की बात चलेगी। आप छात्र हो तो वैकेंसी आ गई है तो फॉर्म भरने पे हुआ होगा, पूछोगे एक दूसरे से। तो फिर कोई कहेगा कि अरे वो EWS का फॉर्म कॉलम ही नहीं खुल रहा है, वो ले ही नहीं रहा है ना। तमाम तरह की बातें होती कि नहीं होती हैं। तो अब उसमें से कुछ चीजें जो होती हैं वो तो सर्टिफाइड होती हैं। सर्टिफाइड होती है कि अगर उसमें वो नहीं कॉलम दिया हुआ तो वो नहीं है खुलेगा, खुल जाएगा। अगर वो कॉलम नहीं दिया हुआ तो नहीं खुलेगा। लेकिन अगर दिया हुआ है, औरों का हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो अनप्रूव में विषय यानी कि सबूत में क्या होता है कि हम, अब आप आयोग के सामने जाओ और वहां पे चिल्लाने लगो कि कैसे एप्लीकेशन बनाते हो, ये है वो है और हमारा फॉर्म नहीं जमा हो रहा है ना। तमाम तरह के आप तर्क देने लगे। ये तो बड़ा बेवकूफ आदमी है। जब सबका हो रहा तुम्हारा नहीं हो रहा तो स्पेशली हमारे उसमें दोष है कि तुम्हारे उसमें दोष है। बोल देगा कि वो आपके उसमें दोष है, क्योंकि बाकी सबका तो हो रहा है। तो ये प्रूफ के विषय में भी यही होता है कि जो चीज हमने बता दिया कि भाई ये चीज होती है। जैसे अब आपसे कहा जाए कि टमाटर, जज साहब से कहा जाए जज साहब टमाटर बड़ा पीला है, तो जज साहब मान लेंगे कि पीला है टमाटर? नहीं, नहीं मानेंगे ना। लेकिन अगर नाम टमाटर का लिया गया है तो जज साहब के मन में क्या आएगा? लाल टमाटर आएगा ना, या हरा आएगा। इसके अलावा तो कोई नहीं आएगा। अब काला भी आने वाला है, काला, काला टमाटर, वो थोड़ा थोड़ा। तो कहने का मतलब जो आप लोग, एक दूसरी थिंग देखिए, एक थिंग तो ये हो गई कि आन सबूत ने सबूत के विषय में, तो जहां पे जो चीज सर्टिफाइड है, जो चीज निश्चित है, उसके बारे में अगर जैसे होता ना कि आपके दिल में कोई बात है और उस बात के बारे में आप, हमें पता है कि ये चीज इनको पता है, अब उस बारे में हम आपसे कहें इसका सबूत दीजिए, तो वो आपकी बेइज्जती है ना, आपकी बेइज्जती है ना। तो उसी तरह से सबूत में होता है कि जो चीज एक जज साहब को जानना चाहिए, उसके बारे में अगर हम कहें कि ये सबूत ले लीजिए, तो जज साहब की तो बेइज्जती है ना। तो इसीलिए जैसे आप लोगों ने सोचा कि ये जो GS पढ़ाया जाता है जज साहब लोगों को, आप लोग सोचते हो क्यों पढ़ाया जाता है? ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, क्यों पढ़ाई जा रही है? हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, क्यों पढ़ाई है? आज यहाँ पे वो पोल खुल जाएगी कि ये GS आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। पता है, एक जज साहब को क्या सिर्फ ला ही पता होना चाहिए? नहीं। जैसे उस दिन बताया था ना कि साक्ष्य में खड़ंजा आ गया, आया नहीं आया? तो अब अगर आप GS नहीं पढ़ोगे तो आप, GS होता क्या है? ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट जितने भी होते हैं वही तो होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, यही सब तो होते हैं, साइंस, जनरल साइंस। तो ये तो पता होना चाहिए। हाँ? अब जैसे कोरोना आया था, अब कोरोना में आपके लॉ में कहाँ पे कोरोना का वर्णन है? कहीं पे है? BNS में है, क्वारंटाइन करने का भी है, सब है, सब कुछ है। अब जज साहब को ला तो पता है,
लेकिन उसके उपचार क्या क्या होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, अगर वो साइंस पढ़े होते तो वायरस से बचने के जो उपाय होते हैं वो पता होता, जैसे आपको ये चाहिए ऐसे मत को दूर रहो। कहने का मतलब कि जीएस पढ़ने का और वो सारी चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब रिलेटेड इन द सेंस कि है बात छोटी सी 2 लाइन की बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका जो भूमिका है वो बड़ी लंबी चौड़ी है। सबूत के विषय में कहता है, पहली लाइन बोलता है कि तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। बात समझ गए ना, कि नहीं, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। सीधी भाषा में बोल दिया ना कि ऐसे तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अब जैसे जज साहब को बताया गया कि साहब उस दिन जब घटना घटी थी तो उस दिन संडे पड़ रहा था, तब जज साहब को यह भी बताना पड़ेगा क्या कि संडे को छुट्टी रहती है? नहीं बताना पड़ेगा ना। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में 51, 52, 53 यही पढ़ेंगे। यानी एक में तो ये है कि हमको, यानी कि न्यायालय को हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारा ही केस है, वाद हमने ही दायर किया, चीजें हमारी ही है, लेकिन हम उस चीज के बारे में न्यायालय को नहीं बताएंगे, सबूत नहीं देंगे, वो खुद जानता है। जैसे कभी बड़े लोगों को सलाह दी जाती है क्या, अपने से जो बुजुर्ग होते हैं उनको सलाह दी जाती है क्या, उनसे सलाह ली जाती है। तो उसी तरह इस चैप्टर में 51 और 52 में यही कहता है कि न्यायिक रूप से अवेक्षणी तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है, फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। यानी कि न्यायालय जिनकी नोटिस खुद लेता है उन्हें हम क्या साबित करेंगे, वो तो उसको खुद पता है। फिर एक फैक्ट तो ये हो गया, फिर उसकी लिस्ट 52 में लगा दिया है कि ये इतनी चीजें भाई हैं, इनमें न्यायालय आपसे कुछ नहीं मांगेगा, कोई सबूत आपसे न्यायालय नहीं लेगा। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर 53 में कहता है, जैसे एक बात बताओ कि जैसे मान लो आपकी बाइक है, ठीक है, आप हमारे दोस्त हो, हमने आप रखे हुए, चाबी हमने उठाई है, वो हम लेके चले गए, जो चाय पी के आते हैं, और लेके गए, एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमसे एक्सीडेंट हुआ तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? बनवा दे उसको, जो भी डैमेज हुआ है ठीक करवा दे, है ना। अब अगर हमने उसको भेजा है, वो हमारी परमिशन से गया हुआ है, फिर एक्सीडेंट होता है, तो हम उससे कहेंगे कि जाके बनवा के लेके आओ? नहीं ना। तो 53 में ये कहता है कि भैया जब तुम खुद ही इस चीज को मान चुके हो, तब उसमें सबूत देने की क्या जरूरत है? अगर मान लो जैसे 4 बातों पे विवाद हो, 1, 2, 3, 4, ये 4 बातें हैं हमारी, इन पे हमारा इनका डिस्प्यूट है, ठीक है। वो कह रहा कि 1 नहीं 5 है, वो कह रहा 2 नहीं 7 है, वो कह रहा 3 नहीं 8 8 है, वो कह रहा 4 नहीं 10 है। मतलब एक किसी भी आंकड़े पे अगर डिस्प्यूट है तो यहाँ पे डिस्प्यूट है, वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अंत में जैसे कहते हैं ना, एक समझाते 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 हम लेके आए, हमने कहा नहीं ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा। तो अब ये यहाँ पे इसने हमारी बात मान ली, यानी वो जो 1 को 5 कह रहा था, वो 5 से घटते 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 1 पे आ गया, नहीं हमारा 1 है, सच 1 है, तो वो घटते 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 1 पे आ गया, तो हमारी बात इसने मान लिया। अब यहाँ पे उसने कहा कि भाई देखो, ये 3 तो हो ही नहीं सकता, ये 8 ही है, हमको भी लग रहा है कि नहीं 8 ही है, तो हमने यहाँ पे इनकी बात मान लिया, यहाँ पे हमने इनकी बात मान, लेकिन 2 जगह हम ना मान रहे हैं ना वो मान रहा है। तो अब यहाँ पे जब 2 जगह हम, ये 2 जगह अब
डिस्प्यूट बचा क्या, 2 जगह डिस्प्यूट बचा क्या, वो तो सॉल्व हो गया ना। तो अब उसमें ना तो इसको साक्ष्य देने की जरूरत है, ना उसको साक्ष्य देने की जरूरत है, और इधर ना इसको साक्ष्य देने की जरूरत है, ना उसको साक्ष्य देने। यानी जो चीज आपने स्वीकार कर लिया तो फिर उसको डिनाई करने का उचित ही नहीं है, फिर वहां पे विवाद ही नहीं होगा। जैसे कभी आ, दोस्तों में जब कभी तनातनी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, पड़ोस में कभी लड़ाई हो जाती है, खूब मारा मारी, मतलब हो जाता है इतना कि लगता है कि अब इनकी कभी दोस्ती ही नहीं होगी, है ना। लेकिन कुछ हालात परिस्थितियां ऐसे बदलते हैं धीरे धीरे करके, फिर दोनों आपस में अच्छे मित्र हो जाते हैं। फिर वो लोग जो कभी गए थे समझौता करवाने देखने, तो कहते हैं तो यार बड़े घोर दुश्मन थे एक दूसरे के, आज बड़े अच्छे मित्र बने हुए हैं, लगता है कुछ समझौता हो गया है। तो जो डिस्प्यूट की वस्तु थी वहां पे दोनों ने एक दूसरे की बात को मान लिया है, तो कहते नहीं थोड़ा से तुम दबो थोड़ा से हम दबे, बात क्लियर हो जाए। तो लड़ाई हमेशा ईगो में होती है। तो जहां पे फैक्ट स्वीकृत हो जाते हैं, या जिन बिंदुओं पे स्वीकृति हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि 4 बातें डिस्प्यूटेड है, 4 में 2 बातें क्लियर हो गई, तो वहां पे अब हमें साक्ष्य देने की, ना उनको ना हमको किसी को साक्ष्य देने की जरूरत, और ना न्यायालय मांगेगा। न्यायालय मांगेगा भी नहीं, क्योंकि भाई आपको उस पर डिस्प्यूट ही खत्म हो गया। तो अब जहां पे डिस्प्यूट बचा वहां पे आपको देना होगा। तो ये सेक्शन 51, 52, 53, तीनों का जिस्ट ये है। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं अपने बेयर एक्ट पे। पहले तो ये बिल्कुल साफ समझ लो कि न्यायिक रूप से अवेक्षणी, यानी इसको जुडिशियली नोटिसबल बोला जाता है। जैसे कभी कभी आप लोगों के सामने अवसर भी आया होगा कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपके किसी चीज के बारे में उसको कुछ करना, तो वो पहले आपको नोटिस देगा, पहले आपको नोटिस देगा। और वो नोटिस ऐसे देगा कि कल के उसका अगर प्रूफ मांगा जाए कि इनको सूचना मिली थी या नहीं मिली थी, तो उसका रिकॉर्ड होता है ना, कि हमने भेजा था साहब और साइन होके आई भी है, एक्सेप्ट भी हो गई है। अब किसने किया ये डजंट मैटर, आपके पड़ोस में किया, आपके खानदान में किया, ये उसकी जिम्मेदारी होता जो सर्व करा था किस बंदे को वो दे के आया। अब वो बंदा कहे कि साहब ये ऑर्डर हमारे खिलाफ आपने कैसे पारित कर दिया, हमको तो सूचना ही नहीं थी, हमको तो सूचना ही नहीं। तो नोटिसबल, तो जो चीज जिसके ज्ञान में होगी, संज्ञान में होगी, तो उसके बारे में हमें जानने की क्या जरूरत है। बोलो, जैसे मान लो आप ही को बहुत सी चीजें पता, उनके बारे में क्या जानना आपको, तो ये तो हमको पता ही है ना। तो इसी तरह जज, इन्होंने कहा कि ना जज साहब की बेइज्जती होती है कि अगर वो आप कोई चीज है, मैंने बताया ना संडे को मामला हुआ था और संडे को छुट्टी थी, अगर ये शब्द आपने बोल दिया तो भी जज साहब की बेइज्जती है कि संडे को छुट्टी थी। जज साहब को बता रहे हो संडे को छुट्टी है, जज साहब तो ऐसे छुट्टी मारे रहते हैं, है ना। तो जज साहब को छुट्टी बताने की जरूरत नहीं, वो संडे को ही है, सैटरडे को जहां फंस सकता है, सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे। अरे साहब उस दिन सेकंड सैटरडे था, और सेकंड सैटरडे में कोर्ट बंद रहती है। अच्छा, तो ये बता सकते हो आप, क्योंकि हो सकता है उनको याद ना हो। लेकिन अब अगर आपने सेकंड सैटरडे लिख दिया है, तो वो जज साहब को तुरंत क्लिक होगा कि छुट्टी थी। ठीक, तो आइए तो यानी आज जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेंगे उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड नॉट बी प्रूव्ड। ठीक, नेक्स्ट दूसरा क्या कहता है ये बेयर टैप का, फैक्ट ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। 12 पॉइंट है इसमें, कितने पॉइंट है, 12 पॉइंट है। वे तथ्य जिनकी न्याय, देखो कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 6 पढ़ा है, उसमें कितनी चीजें हैं।
उसमें भी कितनी चीजें हैं जो संपत्ति की श्रेणी में नहीं रखी गई, कि रखी गई है? नहीं रखी गई। पॉइंट पूछ लिया था। फिर आपको मैंने डिफेमेशन पढ़ाया था। डिफेमेशन में एक्सेप्शन कितने हैं? नहीं। कितने? कितने? डिफेमेशन में एक्सेप्शन कितने हैं? मानहानि में? नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता? तुमको भी नहीं पता? तुमको भी नहीं पता? तुमको? तुमको भी नहीं पता? पक्का? 10। सेक्शन कौन सा है? 356। 10 अपवाद है उसमें। ठीक है, पढ़ा चुके हैं तो। ठीक। 10 एक्सेप्शन उसमें। इसी तरह बहुत सी चीजें उसमें पढ़ा बताए ना। यहाँ पे ये पॉइंट क्यों याद दिलाते, कभी कभी सवाल होता है ना, बना देते हैं। उत्पाती वाले जो उत्पाती जो एग्जामिनर होते हैं ना, वैसे ही सवाल ढूंढते रहते हैं कि ऐसा बनाओ कि वो कंफ्यूज कर जाए। तो कोई गिन के नहीं पढ़ता ना। कोई, हाँ, उसमें भी 10 है, कभी कोई नहीं पढ़ता गिन के। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट हमने बता दिया, 12 है, तो अब आपके दिमाग में तो रहेगा ही रहेगा, 52 में 12 है। ठीक है, 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट। अब ये एक जगह और सपोर्ट करता है आपको, जब मेंस लिखते हो तो वहां पे सपोर्ट करता है कि अब 5 लिखे, अब आप बैठे हो, अब आपको याद है कि यार इसमें 12 पॉइंट लिखने हैं, अभी तो हमारा 5 ही हुआ है, तो 7 तो कौन से, तो थोड़ा सा जोर लगाते हो। ये क्या क्या पढ़े थे यार, एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, अरे अभी छठवां ये है, सातवां ये है, आठवां ये, तो तरीका होता है। तो आगे बढ़ते, तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट नेमली। कौन कौन सा? नंबर 1। अब देखिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां जिसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर प्रचालन करने वाली विधियां सम्मिलित हैं। इसका मतलब क्या होगा? जो लॉज इंडिया में है वो तो है नहीं अवेलेबल, वो जुडिशियली नोटिसेबल है। और दूसरा जो कि इंडिया के बाहर उनका एप्लीकेशन है, जैसे कि मैट्रिमोनियल केस। समझ लेना, अभी बात इसमें बहुत दूर तक जाएगी, अगर खोली जाए इस बात को तो बहुत दूर तक लग जाएगी। अब ये बताओ कि भारत में जितने भी लॉज हैं, क्या जज साहब को सब पता है? बोलो। सिलेबस में तो 10 20 तो पढ़ाए जाते हैं। और तो जज साहब यार, उनकी तो छोड़ दो। नॉर्मल आदमी के उसमें प्रिजम्पशन होता है कि वो लॉ जानता है। अब बताओ, नॉर्मल आदमी मतलब एक अनपढ़ आदमी से, गंवार आदमी से ये उम्मीद की जाती है कि वो भारत की समस्त विधियों को जानता है। अब बताओ, तो जज साहब की बेइज्जती नहीं होगी? जज साहब, आप ये कानून जानते हैं? जज साहब गुस्सा नहीं आएगी? तो अगर ठीक है, नहीं जानते हो, आपको नहीं पता है, मान लेते हो, पता कर लो ना, कि फेमा से है, कि फेरा एक्ट से है, कि पोटा से है, कि किससे है, तो पता कर लो यार जज साहब। लेकिन ये ना कहो कि हमें नहीं पता, बताओ हमको ला के इसका प्रूफ दो, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, नहीं पूछेगा। तो भारत में लागू जितनी भी विधियां हैं, जज साहब को सब पता है, ऐसा न्यायालय मानता है, और ऐसा वादी भी मानता है, और ऐसा प्रतिवादी भी मानता है। ना तो वादी को कहा जाएगा कि इस ला के सबूत ला के दीजिए, ना तो प्रतिवादी से कहा जाएगा सबूत ला के दीजिए। वो ला जज साहब को पता है। फिर भारत के बाहर जो लॉज हमारे एप्लीकेबल हैं, जो चल रहे हैं,
ठीक है, उनके बारे में भी हमें जज साहब को बताने की जरूरत नहीं। ठीक। फिर दूसरी बात, इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट्स आर conventions with country or countries by India or decisions made by India at the international association or other bodies। भारत द्वारा किसी देश या देश के साथ अंतरराष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय या अंतरराष्ट्रीय संगमों या अन्य निकायों में भारत द्वारा किए गए विनिश्चय। अब समझ में आ रहा है कि हमें जीएस क्यों पढ़ाया जाता है। भारत की किस देश से ट्रीटी हुई है, किस देश के साथ उसके व्यापारिक समझौते हुए हैं, किस देश के साथ उसके रक्षा समझौते हुए हैं, किस समिति में अभी उसने बैठक में भाग लिया है और उस भाग में क्या हुआ है, वो सब चीज हमारे जज साहब को पता होना चाहिए। भले वो न्यूज नहीं सुनते हैं, पेपर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन माना क्या जाएगा कि जज साहब को। ठीक। यानी अल्टीमेटली एक शब्द याद रखना है कि ये 12 जो चीजें ना जज साहब को कुछ नहीं बताएंगे, कोई प्रूफ नहीं देंगे और वो मांगेंगे भी नहीं, उनकी बेइज्जती है। जैसे कभी कभी आप ही लोग होते हो ना, सब में सबके साथ होता, कोई आप ही लोग नहीं, हम लोगों में भी होता है कभी कभी कोई ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो कभी सुने ही नहीं होते, नए नेचर के आ जाते हैं। नहीं, नए नेचर का टर्म्स उसका चेंज होके आ जाता है। मुझे लगता है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा। तो अब भाई हमें नहीं पता, लेकिन अब हम अगर पूछे तो बेइज्जती है ना। इस प्रिज्यूम किया जाएगा कि पता होगा, आप लोग करोगे, लेकिन सर को ही नहीं पता। सर क्या बोलेंगे, ठीक है देख के बताएंगे। ये नहीं कह देंगे हमें नहीं पता है या हम नहीं जानते आप बताओ, वो देख के बताएंगे, सर्च करेंगे। ठीक। तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय या संगम होगा उसमें। तीसरी बात, भारत के संविधान, भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों का अनुक्रम। द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या चल रहा है, वो प्रोसेस सब जज साहब को पता होना चाहिए। इसीलिए संविधान लगा दिया एपीओ में, नहीं पता होता था आपको, क्योंकि अब लॉ पारित होके आ रहे हैं पार्लियामेंट से, किस प्रोसेस से आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, सब पता होना चाहिए ना। एपीओ साहब को नहीं पता रहता, अगर पढ़ो संविधान भी पढ़ो तो, है ना। तो उसके कार्यवाही के बारे में हम जज साहब को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? इस क्योंकि भाई पढ़ के आ रहे हैं ना संविधान, इसीलिए तो रखा गया है सिलेबस में। तो जज साहब को नहीं पता होगा क्या? द सील ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, सभी न्यायालयों और अधिकरणों की मुद्रा। इसमें ये होता है कि अगर किसी कोर्ट ने अपनी मुहर लगा के साइन कर दिया है तो हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते, ये तुम्हारी फर्जी है या ये है, ये तभी तो फर्जी वाले काफी दूर तक सफल हो जाते हैं ना, पूरी पूरी कोडियां चला ले जाते हैं। किस राज्य में फेक कोर्ट चलाई गई थी, पूरी कई साल से चल रही थी, पूरा निर्णय हो रहा था और सब कुछ बिल्कुल सेम चल रहा था। इसको पर्सोनेशन बोलते हैं ना इसको। तो अब आपकी मार्कशीट हाई स्कूल की है और आप जुवेनाइल हो कि नहीं हो, तो उस पर लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो, उस पर न्यायालय उंगली नहीं उठा सकता। कब तक? जब तक कि उसे फर्जी होने की शिकायत न की जाए। ठीक है। और अगर फर्जी नहीं है तो आप भी शिकायत नहीं करोगे, क्योंकि अगर करोगे तो, अभी हुआ ना किसी को जुर्माना हुआ है
5 लाख रुपया कितने का हुआ, ऐसे कुछ 5 लाख का शायद हुआ। आपके ऊपर उल्टा हो जाए केस। अभी एक जज साहब कल ही तो था, SC ST एक्ट में किसी को सजा दिलवाए थे वकील साहब, झूठे में। उन्हीं को 12 साल की सजा हो गई, वकील साहब को। तो झूठी गवाही, झूठे मुकदमे नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये पूरा एक रैकेट चल रहा था, SC ST के नाम पे लोगों को फंसाते थे और फंसा के फिर अवैध वसूली करते थे। भाई कोई भी आदमी जब फंस जाएगा तो, और इसमें महिलाएं पुरुष सब शामिल होते थे। पूरे एक मतलब रैकेट था 20-25 लोगों का, अच्छी रकम वसूल लेते थे। तो अच्छे समय से ये बताओ किसके घर में मुकदमे चल रहे हैं। और घर में इन द सेंस कि किसी भी रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड किसके किसके मुकदमे चल रहे हैं। तुम्हारा भी चल रहा है, तुम्हारे ऊपर चल रहा है, तुम्हारा भी चल रहा है। मतलब 3-4 लोगों के ऊपर चल रहा है ना। तो उसमें, हाँ, एक वो अगर रेवेन्यू का है, रेवेन्यू का किसी का भी मुकदमा, मतलब मुकदमे से रूबरू हो कि नहीं, मतलब रूबरू हो मतलब कि। तो इसलिए मेरा सलाह ये है कि आप लोगों का रोजगार छीनने का मकसद नहीं है मेरा। जितना भी हो सके कोशिश करो, मुकदमेबाजी से बचना चाहिए। ये आदमी के विकास को अवरुद्ध कर देता है और ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों को आमंत्रित कर लेता है। कैंसर की तरह होता है, छुटाए नहीं छूटता फिर। अपील दर अपील, अपील दर अपील, एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी चलती चलती। इसलिए कोशिश अगर करो कि अगर हो सकता है, जैसे देखो ना, एक स्टेप होता है कि अगर हो सकता है तो सेटलमेंट कर लो। फिर अगर नहीं मान रहा तो चल भाई, फिर ठीक है, करता रहो। कहाँ कहाँ चले, पीछे पीछे लग, आगे मत जाओ। ध्यान रखना, एक ये भी ध्यान रखना, आगे मत जाओ, पीछे पीछे लगे रहो, है ना। सोच रहे होगे कि सर ऐसा बता रहा है, जब क्लाइंटवा नहीं आएगा तो फिर जबुआ कैसे भरेगी, है ना। बात सही है, वकील साहब लोग भी है। तो कोशिश करना चाहिए बचने की। बहुत बुरा होता है, बुरा ये नहीं होता कि गलत होता सही होता, वो तो होता ही है। प्रोसेस बहुत गंदा है। नहीं, कोई लाइबिलिटी नाम की चीज नहीं, ना वकील के ऊपर, ना जज के ऊपर, ना बार के ऊपर, ना किसी के ऊपर। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आज हड़ताल कर दिया, कल वकील बदल दिया, तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। कोई नियम कानून नहीं, ठीक है। तो इसलिए सलाह है बाकी। और क्योंकि मुकदमा लड़ना भी जरूरी है एक आध बार। The seal of courts of admiralty and maritime jurisdictions notarize publics and all seals which all persons is authorized to use by the Constitution or by an act of Parliament or state legislature or regulation having the force of law in India. नवाधिकरण और समुद्री अधिकारिता वाले न्यायालयों की और नोटराइज पब्लिक की मुद्राएं, और वे सब मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम या भारत में विधि का बल रखने वाले विनियमन द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है। नोटरी ऑफिसर बनते हैं ना, नोटरी हाई कोर्ट में भी बनते हैं, लोअर कोर्ट में भी बनते हैं, है ना। फिर अपने अपने संस्थानों में, जैसे नवाधिकरण है, समुद्री पाली न्यायालय द्वारा नोटरीज होती है, उनकी भी द्वारा। तो सबका अलग अलग बना दिया जाता है कि नोटरीज मतलब समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे। जो आप लोग शपथ पत्र बनवाते हो ना, तो जब तक नोटरी नहीं होगा वो मान्य नहीं होगा। वो सादे कागज की तरह होगा। स्टैम्प वगैरह लगे ना, उसका फीस होता है, फिर नोटरी करवाइए आप, वो अथराइज। तो फिर अब अगर उसको आपने पेश कर दिया तो न्यायालय ये समझेगा कि, फिर वो कहेगा नहीं कि कहाँ से बनवा के लाए, कौन बनवाया, नहीं पूछेगा, वो मान लेगा। ठीक, ये चीज है। फिर द एक्सेशन ऑफ ऑफिस नेम्स, टाइटल, फंक्शन एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन्स filing for the time being any public office in any state
if the fact of their appointment to such office is notified in any office gazette। किसी राज्य में किसी लोक पद पर तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत्य और हस्ताक्षर यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो। नोटिफिकेशन